नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार की सियासत में मचे घमासान की, डल्लेवाल की सेहत पर किसान आंदोलन में आई तेजी की, देखेंगे कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट के रुख को, विवादित बयान पर जस्टिस शेखर यादव के जवाब को, आधी रात पहुंचे राहुल गांधी के एम्स दौरे को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सैफ अली खान पर हुए हमले में नए खुलासे को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज ही नामांकन करने की आखिरी तारीख, भाजपा जारी करेगी संकल्प पत्र, महिलाओं के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, बोले सभी छात्रों के लिए फ्री की जाएगी बस सर्विस। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, एफआईआर में जोड़ी गई नई धारा। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन पर चिराग पासवान का बयान, बोले किसी फिल्म को देखे बिना विरोध करना गलत। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 तो पत्नी बुशरा को 7 साल की सुनाई गई सजा। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की राजनीति में घमासान अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। वहीं इस बीच पशुपति महाराज की सक्रियता को भी बड़े सियासी उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरा कार्यक्रम सेट कर लिया है, बस ऐलान करने का इंतजार है। वही खबर यह भी है कि लालू यादव ने पशुपति पारस को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में हाल ही में आई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जल्द ही खेला होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की टेंशनें कम होने के बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल बिहार का इतिहास रहा है कि मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज में कई सियासी समीकरण सेट होते हैं और हर बार की तरह इस बार भी बिहार में अलग अलग सियासी दिग्गजों के यहाँ आयोजित दही चूड़ा भोज के दौरान राजनीति के कई दांव पेच खेले गए और अब उसका असर खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की सियासत में भी देखने को मिल गया है। यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और लालू यादव के बीच हुई मुलाकात ने बिहार में सियासत के सारे कयासों को नई दिशा दे दी है। हालांकि पशुपति पारस के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वहां पहुंचकर कई बड़े संकेत जरूर दे दिए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान लालू यादव ने पशुपति पारस को महागठबंधन के साथ आने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही पशुपति कुमार पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार के साथ ही पशुपति पारस ने भी बिहार में होने वाले चुनाव से पहले एनडीए को हिलाने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ ही ये खबरें जोरों पर हैं कि पशुपति पारस पिछले काफी वक्त से एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हाशिए पर चल रहे पशुपति कुमार पारस एकला चलो की राह पर बढ़ चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये तमाम घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब एक तरफ राहुल गांधी पटना में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख लालू यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली में 6 सीटों पर फंसे पेच पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को अंतिम निर्णय के लिए 17 जनवरी यानी आज तक का समय दिया था। यानी बिहार की राजनीति ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां नीतीश कुमार के ऐलान का हर किसी को इंतजार है और ऐसे में देखना होगा इन सभी घटनाक्रम और पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 52 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ तो किसान डल्लेवाल की सेहत पर गलत जानकारी से भड़के हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करते हुए 26 जनवरी से पहले दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार 53वें दिन भी जारी है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक डल्लेवाल ने जब अनशन शुरू किया था उनका वजन 86 किलोग्राम था, लेकिन लगातार अनशन पर रहने से उनका वजन घटकर 86 किलो रह गया है। ऐसे में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। गुस्साए किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए सरकार ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल डल्लेवाल की सेहत को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने डल्लेवाल की सेहत स्थिर की बात कही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेहत पर रिपोर्ट तलब करते हुए 22 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख रखी। हालांकि सरकार की तरफ से दी गई इस जानकारी पर किसानों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि डल्लेवाल की सेहत को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी सरकार के द्वारा दी गई।
किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने गुरुवार को खरौरी बॉर्डर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर तमाम आरोप लगाए। तो आज जब वजन मापा और डॉक्टर साहब उसकी सारी पुष्टि भी कर देंगे, आज उनका वजन था 66 किलो 400 ग्राम। और जिस दिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे थे, उस दिन उनका वजन था पहले दिन 86 किलो 900 ग्राम। यानी उनके वजन जो कम हुआ है वो 20 किलो 500 ग्राम उनका वजन कम हुआ है। वहीं डल्लेवाल की सेहत के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि उनका ब्लड प्रेशर 120 से 70 और पल्स रेट 80 है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ता जा रहा है। इस बीच 111 किसानों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। इसी के साथ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ 21 जनवरी को दिल्ली कूच का भी फैसला कर लिया है। ऐसे में मोदी सरकार किसान आंदोलन पर चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, पहले भी किसान कई बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच तनाव भी देखने को मिला। वहीं डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर भी किसान मोदी सरकार को खुली चुनौती दे चुके हैं कि अगर डल्लेवाल को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में किसानों का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ इस एक्ट का समर्थन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी जा रही है। इस बीच अब कांग्रेस ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद एक बार फिर से इस पर सियासत तेज हो गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरोध में कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इसके लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बता दें, इस मामले में कई याचिकाएं पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि ये कानून देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए आवश्यक है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए इस कानून की जरूरत है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से याचिका ऐसे वक्त में दाखिल की गई है जब पिछले दिनों भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर 1991 के कानून की वैधता को चुनौती दी थी। इसके खिलाफ कांग्रेस ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस अधिनियम के खिलाफ याचिकाएं अस्पष्ट और संदिग्ध उद्देश्यों से दायर की गई प्रतीत होती है। कांग्रेस ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को आगे बढ़ाने और धर्म निरपेक्षता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एक्ट के खिलाफ पहले से दायर याचिका त्रुटिपूर्ण है और POW अधिनियम किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने विरोध में आई तमाम याचिकाओं को गलत बताते हुए इसे सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने से जोड़ते हुए इसका खुलकर विरोध किया है। आपको बता दें, ये कानून 1991 में कांग्रेस की PV नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था। उस वक्त राम मंदिर के लिए आंदोलन देश में चल रहा था और ये कानून देश के अन्य धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए बनाया गया था। अपने आवेदन में कांग्रेस ने कहा कि ये कानून भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की स्पेशल बेंच इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं अश्विनी उपाध्याय और अन्य की दलील है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मनमाना और अनुचित है तथा ये धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं इस मामले में मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा था। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पिछले काफी वक्त से मुसलमानों पर दिए अपने बयान के चलते विवादों में बने हुए हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस शेखर यादव से उनके बयान पर जवाब भी मांगा था, जिस पर जस्टिस शेखर यादव ने जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर कायम है। ऐसे में इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब जज भी नफरत भरे बयान देने से हिचकिचा नहीं रहे। आलम तो यह है कि अपने बयान पर असहजता भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसा ही एक उदाहरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पेश किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें अपने घृणास्पद बयान पर कोई पछतावा नहीं है और वो इस पर कायम है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। इस बयान से देश में काफी बवाल भी देखने को मिला।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जज को तलब कर नोटिस दिया था। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर को सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई में कॉलेजियम से मुलाकात के बाद जस्टिस यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। अब 1 महीने बाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके बयान से किसी न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेखर कुमार यादव ने अपने जवाब में कहा कि उनके भाषण को कुछ स्वार्थी तत्वों के जरिए गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि न्यायपालिका के वो सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी जस्टिस शेखर यादव ने अपने बयान पर खेद व्यक्त नहीं किया और कहा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए था, न कि किसी समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए। आपको बता दें, 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता को हिंदू बनाम मुस्लिम बहस के रूप में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं ने सुधार किए हैं जबकि मुसलमानों से नहीं। साथ ही मुसलमानों को देश के लिए घातक भी बताया था और कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है। ऐसे में जस्टिस शेखर यादव ने अपने बयान पर कायम रहने का जवाब देकर अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी भी चुनावी तपिश को बढ़ा रही है। इस बीच राहुल गांधी आधी रात को अचानक एम्स हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। तो क्यों आधी रात राहुल गांधी का दौरा है इतना खास, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ती तपिश के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 16 जनवरी की आधी रात दिल्ली के एम्स अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें, राहुल गांधी ने जिन मरीजों से मुलाकात की वो इलाज के लिए सड़कों और फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। ऐसे में राहुल गांधी ने मरीजों की हालत पर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की आप सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दोनों पर असंवेदनशीलता के आरोप भी लगाए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों की समस्याएं और शिकायतों को सुना और इसके बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने इस दौरे की जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए मोदी और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा और लिखा, बीमारी का बोझ, ठुठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता। आज मैं एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं और इस ठठुरती सर्दी में फुटपाथ और सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। डेट कब है आपकी? डेट भी नहीं दी है और उसके बाद डिस्चार्ज एक बार कर दिए हैं। दोबारा में ये हमारा पास बना हुआ है 86 में भर्ती है। हाँ, कैन वी हेल्प? ठीक है। इसके जो है यहाँ दर्द होता है, सिर में दर्द होता है? हाँ, चक्कर वक्कर भी आ जाता है, बेहोश भी हो जाती है। कब से हो रहा है ये? पहले 2 साल पहले था, बीच में सही हो गया था। परेशान करने की बाहर जाओ, आप भी नहीं रुकने देते। मरीज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। हम कहाँ से आए हैं आप? ये बरेली से आए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एम्स दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने दिल्ली का दौरा किया है। इससे पहले भी 14 जनवरी को दिल्ली का दौरा करते हुए राहुल गांधी कई इलाकों की स्थिति पर चर्चा करते हुए आप सरकार पर तंज कसा था। दिल्ली को चमकती दिल्ली और पेरिस वाली दिल्ली कहा था। इसके अलावा सीलमपुर से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए राहुल गांधी ने आप सरकार से लेकर मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में राहुल गांधी का दिल्ली चुनाव में एक्टिव होना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है, जो एक के बाद एक सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर कल रात जानलेवा हमला हुआ। हालांकि फिलहाल एक्टर खतरे से बाहर है। वहीं वारदात के बाद एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हालांकि एक तरफ जहां इस मामले पर फडणवीस सरकार घिरी हुई है, सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर कई खुलासे भी हो रहे हैं। तो क्या हुआ है अब नया खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस हमले पर राजनीति भी जोरों पर है। एक तरफ जहां इस हमले को सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमला करने वाले संदिग्ध को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है।
दरअसल सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी का सैफ अली खान के घर जाने और आने का वीडियो सामने आया है। इन वीडियो से समझा जा रहा है कि सैफ अली खान के घर हमलावर करीब 55 मिनट तक रहता है। इसी दौरान सैफ पर चाकू से हमला किया जाता है। इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ है कि सैफ अली खान पर हमले से पहले आरोपी के कब्जे में उनके बच्चे थे। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी सबसे पहले सैफ अली खान के छोटे बेटे जय के कमरे में जाने की कोशिश करता है। जहां जाते सैफ की नौकरानी ने देख लिया। उसके बाद सैफ की नौकरानी ने जब आरोपी युवक को लेकर शोर मचाया तो सैफ अली खान वहां आ गए। कहा जा रहा है कि सैफ के आते ही आरोपी युवक हाथापाई करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने सैफ पर चाकू से वार कर दिया। आरोपी नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियों की मदद से ही घर पर पहुंचा। हालांकि अपार्टमेंट में उनकी एंट्री कैसे हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इन सब की इतर सैफ अली खान पर हुए हमले को मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए उनकी विचारधारा के चलते देश कहां से कहां पहुंच गया है। वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले पर मीडिया पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड में जिस तरीके से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से सवाल किए गए थे, मीडिया ने दुष्प्रचार भी चलाया था, जिस पर सरकार से सवाल किए गए। यहाँ विपक्ष के साथ साथ आम इंसान भी सवाल कर रहा है कि इतने बड़े घटनाक्रम पर सरकार से सवाल क्यों नहीं किए जा रहे। आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा में तीसरा हमला है जो महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करता है। पहला एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया, दूसरा सलमान खान के घर के बाहर, उसके बाद तीसरा हमला सैफ अली खान पर हुआ है। हालांकि इन सभी हमलों पर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ पूरी बीजेपी का प्रचार तंत्र खामोश हो गया है, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।